नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 30 जून 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में। क्या होता है कॉलेजियम व्यवस्था, कैसे होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेज की नियुक्ति, इसके बारे में बात करेंगे। जल समझौते के बारे में बात करेंगे, यमुना जल समझौता और चंबल जो परियोजना है उनके बारे में। सुमन 2030 क्या है, इस बारे में भी बात करेंगे। गार्जियन अवार्ड किसको मिला है, अभी तक कौन-कौन से इस तरह के इंटरनेशनल अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को मिल चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जल जीवन मिशन के बारे में बात करेंगे, दोनों, शहरी भी और ग्रामीण भी, ठीक है? और आपको भी देंगे थोड़ा-सा होमवर्क। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पीएम जस्टिस पीएस नरसिम्हा। ये जो है इनको अभी कॉलेजियम में 5वें जज के रूप में जगह दी है। के रूप में जगह दी है 5वें जज के रूप में। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल किया गया। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कॉलेजियम क्या है। देखिए बेसिकली मैं आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड डिस्कस करके फिर अपन इस पे आते हैं। आपको पता है हमारी जो गवर्नेंस है, या इसको आप यूँ बोले हमारी जो डेमोक्रेसी है, इसके 3 जो है महत्वपूर्ण भाग हैं। इसके बारे में हम लगातार बात करते हैं और लगातार बात करते भी रहेंगे। सबसे पहला है इसमें व्यवस्थापिका, ठीक है? जैसे हमारी संसद, ठीक है? उसके बाद है कार्यपालिका, इसमें कौन है? हमारे प्रेसिडेंट हैं। प्लस पीएम है, प्लस हमारी जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, वो इसमें। और अगला जो तीसरा है सबसे इम्पोर्टेंट, और आप यूँ माने सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है जुडिशरी। अब जुडिशरी में जो जजों की नियुक्ति है उसको कौन करती है? सरकार करती है। सरकार करती है। सरकार में भी कौन? प्रेसिडेंट करती है। ठीक है? जजों की नियुक्ति। तो बेसिकली पहले क्या होता था कि हल्का-सा परामर्श ले लिया जाता था सुप्रीम कोर्ट के जज से, चीफ जस्टिस से, कि भई हम इन लोगों को जज नियुक्त कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। वो बोलते थे ठीक है कर दो। कई मामलों में ऐसा होता था वो बोलते थे नहीं इनको मत करो, सरकार अपने हिसाब से कर देती थी, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता था। ठीक है? उसके बाद 3 मामले हुए। फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस और उसके बाद फोर्थ के बारे में भी बात करेंगे। उनमें क्या बदलाव आया उसके बारे में सारी बात। ठीक है? बात समझ आई होगी। न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। जजों की नियुक्ति सरकार करती है, यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। परामर्श लिया जाता था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, लेकिन परामर्श एक परामर्श की तरह ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर असहमति बनती थी किसी नाम पे, किसी व्यक्ति पे, किसी जज पे कि इसको नियुक्त करना है नहीं करना है, सरकार की यानी कि प्रेसिडेंट की ही उसमें जो है अंतिम जो चलती थी, यानी कि यूं कहें अंतिम जो इच्छा होती थी वो सरकार की होती। फिर उसके बाद बदलाव आया। यहाँ पे अभी कॉलेजियम में हम बात करें 5 जज, तो ये नाम आप देख लेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत है, ये तो आपको याद ही रखना है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जो कि न्यू अभी कॉलेजियम में स्थान मिला है। एक आपके सीजीआई हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस ये 4 जज। ये 5 लोग मिलते मिलके क्या बनाते हैं? कॉलेजियम। ठीक है? यहाँ तक आपको याद रखना है। ठीक है? कॉलेजियम क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जजों की नियुक्ति भी करता है और स्थानांतरण भी करता है। आपको हो सकता है इस तरह का सवाल बोल दिया जाए कि केवल नियुक्ति करता है, नो। ट्रांसफर भी करता है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। इस तरह के ट्रांसफर भी ये कॉलेजियम करता है, जो मिलके बनता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस से। उन 4 सीनियर मोस्ट जज में एक जो जस्टिस पीएस नरसिम्हा है, उनको हाल ही में 5वां जज जो है नॉमिनेट किया गया है। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। चलिए, 3 न्यायाधीश मामले क्या है वो समझते हैं सबसे पहले। देखिए, 1981 से पहले क्या व्यवस्था थी? प्रेसिडेंट ने नाम भेजे परामर्श के लिए किसके पास? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। चीफ जस्टिस ने नाम देखे, बोला ठीक है जी नियुक्ति कर दो। 1, 2, 4 के मामले में बोला कि नहीं इनके बारे में विचार कर लीजिए। प्रेसिडेंट यानी कि सरकार को अगर लगता था विचार करना है, कर लेते थे, नहीं करना है, नहीं कर देते। सीजीआई जो था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी पावर क्या थी? लिमिटेड। लिमिटेड थी, यानी कि परामर्शदात्री ही पावर थी। यहाँ तक कहाँ तक? 1981 तक। ठीक है? 1981 तक निर्णय परामर्श परामर्श ही सहमति माना जाता था, असर नहीं होता था। कार्यपालिका को ही नियुक्ति में अंतिम शक्ति मिली हुई थी। कार्यपालिका यानी कौन? प्रेसिडेंट, पीएम
एंड मंत्रिपरिषद। ठीक है, प्रेसिडेंट के नाम से सारे काम होते हैं, करती है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। दूसरा मामला, ये कब आया? 1993। पिछले निर्णय को यहाँ पे उलट दिया। ठीक है, पिछले निर्णय को क्या किया? उलट दिया। निर्णय क्या था पिछला? परामर्श वाला। परामर्श ले लो, मानना है तो मान लो, नहीं मानना तो मत मानो। यहां बोला कि नहीं, परामर्श नहीं, सहमति जरूरी है। किसकी? ना केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, प्लस दो सीनियर मोस्ट जो जज है, सीनियर मोस्ट जो जज है, उनकी सहमति आवश्यक है। ठीक है, यानी कि आप जिन लोगों की नियुक्ति हाई कोर्ट में एज ए जज कर रहे हो, या सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज कर रहे हो, या किसी हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर रहे हो, इन सभी नामों पे सहमति चाहिए। किसकी? एक कोलेजियम की, जो कोलेजियम बना होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से प्लस दो सीनियर मोस्ट जज से। यह व्यवस्था कब होगी? 1993 में। किससे? इसको बोला जाता है द्वितीय न्यायाधीश मामला। फिर बात आगे बढ़ी, 1998 में एक और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सहमति तो चाहिए ही, लेकिन ना केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस दो जज, नो, सीजीआई प्लस चार जज। ठीक है, किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए। और अगर ये नियुक्ति हाई कोर्ट में करनी है तो सीजीआई प्लस दो सीनियर मोस्ट जो जज है वो। ये व्यवस्था कब कर दी? 1998। अब आप सोच के देखिए, सरकार की जो पावर है वो लिमिटेड हो गई। सरकार ने नाम भेजे, अगर इस कॉलेजियम को पसंद आए वही नामों की नियुक्ति होनी है, नहीं तो सरकार को दोबारा पुनर्विचार करना है, मनाना पड़ेगा, यानी कि सहमति लेनी पड़ेगी इस कॉलेजियम की। तो सरकार 2015 में लेके आई एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी कि एक व्यवस्था जिसमें दो जज होंगे, दो जो है विधि मंत्रालय के लोग होंगे, और इस तरह से जो है न्यायिक नियुक्ति पे फैसला लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस 99वें संविधान संशोधन को खारिज कर दिया टोटली। नो, ये जो व्यवस्था है अभी यही व्यवस्था रहेगी। ठीक है, हालांकि ये व्यवस्था कोई फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं है, इस व्यवस्था में भी खामियां हैं, उनके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन इसको जो बोला जाता है फोर्थ जज केस बोला जाता है, जिसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, कब? 2015 में। देखिए, पहले ये होता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस की नियुक्ति, हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति, हाई कोर्ट में जजेस के ट्रांसफर, ये सारी चीजें सरकार करती थी, प्रेसिडेंट करता था। सिर्फ जो है परामर्श लिया जाता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ये कब व्यवस्था थी? 1981 तक। 1993 में ये व्यवस्था बदलती है। इस व्यवस्था में ये बोला जाता है कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस दो सीनियर मोस्ट जजों का परामर्श नहीं, सहमति आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके आप नियुक्ति कर पाएंगे। यहाँ तक भी बात ठीक थी। 1998 में तीसरा जज केस होता है। इस केस में बोला जाता है कि अगर नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में करनी है तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश प्लस चार सीनियर मोस्ट जज, अगर नियुक्ति हाई कोर्ट में करनी है तो सीजीआई प्लस दो सीनियर मोस्ट जज की सहमति चाहिए ही चाहिए। उसके बाद ही जो है प्रेसिडेंट नियुक्ति कर सकता है। ये सारी व्यवस्था, और ये सारी व्यवस्था दी किसने? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने दी। ठीक है, ये व्यवस्था है, और ये व्यवस्था आज भी चल रही है, क्योंकि 2015 में एनजेएससी एक एक्ट सरकार लेके आई, जिसको पूरी तरह खारिज कर दिया। 99वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, आपका इंटरफेरेंस हम न्यायपालिका में नहीं चाहते। अब पक्ष में तर्क क्या है कॉलेजियम के, यानी कि अभी जो व्यवस्था 1+4 की जो बनी हुई है, इसके पक्ष में तर्क क्या है? सबसे पहली बात कि भाई राजनीतिक जो हस्तक्षेप है उससे मुक्ति है, यानी कि राजनीतिक जो व्यक्ति है वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये सबसे पहला फायदा है। तो संविधान का जो मूल ढांचा है इसकी सुरक्षा हो रही है। दूसरा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो जानते हैं, कानूनी विशेषज्ञता में समझते हैं, बजाय सरकार की जो पॉलिटिशियन है, तो योग्यता का बेहतर मूल्यांकन ये लोग कर सकते हैं। ये दो इसके पॉजिटिव पॉइंट है। जब भी आपसे अगर कॉलेजियम के पक्ष में बात करने के लिए कहें तो ये दो पॉइंट सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट। लेकिन कुछ बातें विपक्ष में भी है। कोई भी व्यवस्था फुल प्रूफ नहीं होती, हमेशा उसमें सुधार की गुंजाइश होती है, ये बात आप समझते हैं। बैठक बंद कमरों में होती है, रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं होता, यानी कि ये जो कॉलेजियम बैठक करता है ये बंद कमरे में करता है, इसका जो रिकॉर्ड है ये सार्वजनिक नहीं होता। तो जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, उसकी कमी है, पारदर्शिता जो है उसकी कमी है। ना ये बताया जाता है कि अगर फलां व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया है तो क्यों नियुक्त किया है, उसकी मेरिट क्या है, उसकी एक्सपर्टीज क्या है, उसका वर्क ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, नहीं बताया जाता। ठीक है, तो इसमें भी व्यवस्था में खामियां है। दूसरी बात, अंकल जजेज सिंड्रोम।
आप इसको बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे इंग्लिश में ही, आप चाहे हिंदी मीडियम के हैं, अंकल जजेस सिंड्रोम। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सरनेम है, चंद्रचूड़, खन्ना, ठीक है? इस तरह के इनके दादा भी सुप्रीम कोर्ट में जज, फादर भी, ठीक है? भूषण, सेम चीज़। तो ये जो भाई भतीजावाद है, ये सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा है। एक सामान्य आदमी के लिए, और अगर बात करें जैसे इतनी बड़ी वकालत करते हैं, महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है हमारी संसद से भी कम है सुप्रीम कोर्ट में। 1 या 2 34 में से महिला न्यायाधीश होगी। तो यहाँ भी एक कंसर्न का मामला है। नीचे दिया भी गया हुआ है एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं, सबका कम प्रतिनिधित्व है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कोई बात नहीं करता। यानी कि ये ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे सुधार की गुंजाइश है। आगे पारदर्शिता और जवाबदेही चाहिए चयन में। ठीक है, सर्च कम इवैल्यूएशन कमेटी होनी चाहिए जो कि योग्य उम्मीदवारों के डाटाबेस पे बात करके मेरिट के बेस पे चयन करें। और जैसे यूपीएससी आईएएस की एग्जाम करवाती है, उसी तरह एक नेशनल जुडिशियल सर्विस जो है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, उसका गठन किया जाना चाहिए। ये सुझाव जो है अपनी तरफ से अपन दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्यवस्था समझ आई होगी। अगर नहीं भी आई है, डोंट वरी, आने वाले 6-8 महीने में हम 2 से 3 बार और इसको डिस्कस कर रहे होंगे, रीज़न बिहाइंड कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारी जो पूरी जुडिशियल जो व्यवस्था है उसके बेस में है, राइट? चलिए आगे। अब देखिए, यमुना जो है, आपको पता है एक नदी है जो कि राजस्थान से होकर नहीं बहती, ठीक है? और इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ भी लेंगे। महत्वपूर्ण नदी है गंगा के बाद में यमुना हमारे देश की, तो इसके बारे में आप जो बेसिक जानकारी वो आप लेंगे। आपको मैं ये काम देता हूँ और आपके ज्योग्राफी जो बेसिक आप जब पढ़ेंगे नदियों के बारे में, तो आप पढ़ेंगे भी वहाँ, ठीक है? अब ये है कि राजस्थान में जो है पानी की कमी है। देखिए, पहली चीज़ तो इंडिया में पानी की कमी है, 17% पॉपुलेशन, पानी केवल 4%। वहीं राजस्थान में लगभग 5 से 7% पॉपुलेशन, पानी आप यूँ देखेंगे 1% से भी कम है। ठीक है? तो राजस्थान में पानी की जो कमी है वो एक वास्तविकता है जिसको आप और हम समझते हैं। ठीक है? तो बहुत सारे समझौते जो है जल को लेके बातें चली है, उसमें एक बड़ा समझौता था यमुना जल समझौता। ठीक है? सबसे पहले बात हुई 1994 में 5 राज्यों के बीच, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, इनके बीच में, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। उस समय ये डिसाइड हुआ था कि 10.4% जो हिस्सा है वो राजस्थान को मिलेगा, लेकिन उस पे आगे बात नहीं बढ़ी। अब जो है नया जो है पिछले 3 सालों से एक प्रोग्रेस इसमें देखने को मिली है और अब हाल ही में एक एमओयू साइन हुआ है, जिसमें जो है 577 मैट्रिक जो पानी है वो राजस्थान को मिलने की बात हुई है। ठीक है? और इस परियोजना की जो लागत है, ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें जस्ट ये मानना है कि जो परियोजना 1994 से जो बात हो रही थी यमुना का पानी मिलने की, उस पे अब थोड़ी प्रोग्रेस दिखी है। देखते हैं आगे क्या प्रोग्रेस है। सबसे पहली बात कि लाभान्वित सेक्टर कौन-कौन से होंगे इससे? मैं आपको थोड़ा-सा समझा देता हूँ। बेसिकली हम हरियाणा के साथ में बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान इस तरह। ये राजस्थान का मैप ही आप समझ लीजिए, ठीक है? और इधर आपका हरियाणा है, ठीक है? आगे अगर यमुना, यहाँ आपका दिल्ली है। तो दिल्ली के अंदर होके यमुना यहाँ बहती है। अब ये जो पानी है, यहाँ से राजस्थान में लाया जाना है। तो ये जो एरिया आपको पता कौन सा है? शेखावाटी रीजन। कौन सा है? शेखावाटी क्षेत्र है। अब हरियाणा का यहाँ से, तो सबसे पहली बात, ये जो जगह है इसका नाम याद रखेंगे, हथिनी कुंड। क्या है? हथिनी कुंड। इस जगह से पानी जो है राजस्थान में लाया जाएगा। किसके माध्यम से लाया जाएगा? पाइपलाइन के माध्यम से। ठीक है? और लाभान्वित जिले मुख्यतः 3, शेखावाटी के 3 जिले सीकर, चूरू, झुंझुनू, आप समझते हैं तीनों है। और चौथा जो जिला है आंशिक रूप से नागौर में भी जो पेयजल की समस्या है उसके लिए ये यूज की जाएगी। अब इसकी विशेषताएं अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले चूरू, हाशियावास जो जलाशय है, यहाँ पे पहला पड़ाव होगा इस पाइपलाइन का। उसके बाद सीकर में गंभीर जल तनाव वाला क्षेत्र है, ये भी इस परियोजना के तहत है। झुंझुनू है मरुस्थलीय भूजल संकट, और आंशिक रूप से नागौर भी। कई जगह नागौर का बेसिक बहुत कम नाम ही आता है, बाकी इन तीनों जिलों का प्रोमिनेंटली आता है। तो जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप वाइजली ऑप्शंस को देख के डिसाइड करोगे। अगर नागौर ऑप्शन में है तो आपको इंक्लूड करना है, अगर नहीं है तो ये 3 जिले मुख्यतः यमुना जल वाली से पानी कहाँ से आना? हथिनी कुंड जो बैराज है वहां से पाइपलाइन के माध्यम से, अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से आना है। डिस्टेंस क्या रहेगा? 265 से लगभग 295 किलोमीटर तक ये पाइपलाइन लंबी रहेगी। इन पाइपलाइन का जो व्यास है वो 3.6 मीटर की 3 पाइपलाइन से पानी आएगा। कहाँ से आएगा? हथिनी कुंड बैराज जो कि हरियाणा में अवस्थित है। संस्था है RHYW, इसको स्पेशल पर्पज व्हीकल बोलते हैं, इसका गठन किया गया है। देखिए, स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या होता है? कोई प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने के लिए इंस्टेंट उसी प्रोजेक्ट के लिए एक संस्था का निर्माण किया जाता है। यानी कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाती है, इसको बोला जाता है कि आपको ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। और वो स्पेशल पर्पज व्हीकल
तुरंत उस काम को खत्म करने के बाद डिसमेंटल हो जाता है, उसके बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। यानी कि एक पर्टिकुलर निर्माण कार्य को, एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक विशेष बॉडी का गठन किया जाता है, उसको बोला जाता है स्पेशल पर्पज़ व्हीकल। उस स्पेशल पर्पज़ व्हीकल का काम खत्म हो जाता है जैसे ही उस प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाता है। ठीक है? फरवरी 2024 में पहला एमओयू हुआ था और जून 2026 में अब जो है नया एमओयू जो है गृह मंत्री की अ, अध्यक्षता में ये जो है वो है, तो लग रहा है कि ये सच होने वाला है और शेखावाटी का जो भूजल संकट है उसके समाधान की दिशा में सरकार ने एक गंभीर प्रयास किया है। फिर देखिए एक जो राजस्थान की पहली जो नदी घाटी परियोजना थी वो थी चंबल नदी घाटी परियोजना। अगेन आप राजस्थान का मैप यूँ बनाइए। अब मैं बनाना सीख ही जाऊँगा थोड़े दिनों में, एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अच्छे से। तो आप यूँ देखेंगे, चंबल जो नदी है वो एमपी जो मध्य प्रदेश है वहाँ से निकलती है। ठीक है? ये भी आप पढ़ेंगे, कहाँ से चंबल नदी कौन-सी पहाड़ियों से निकलती है, सारी बातें आपको बेसिक में पढ़नी है और आप अभी भी देखेंगे उन चीज़ों को। यहाँ से निकलती है और राजस्थान में यहाँ प्रवेश करके और यहाँ से वापस निकल के और यमुना में मिल जाती है। ठीक है? तो इस परियोजना पे जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश ने मिलके 1954 में जल विद्युत और सिंचाई परियोजना जो है लागू करी, बनाई। क्या-क्या बनाई? 4 बनाई। ठीक है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है? पहला बना गांधी सागर बांध, जो कि कहाँ पे बना? मध्य प्रदेश में बना। टोटल बिजली यहाँ पे 115 मेगावाट। दूसरा बना राणा राणा प्रताप सागर बांध, कहाँ पे? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। ये कितना? 172 मेगावाट और ये राजस्थान का सबसे बड़ा जो जलीय परियोजना है वो है। फिर जवाहर सागर बांध बना कहाँ पे? कोटा में, 99 मेगावाट। और उसके बाद कोटा बैराज बना कोटा शहर के लिए, केवल सिंचाई और पेयजल के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। तो ये जो 4 परियोजना है जिससे कि हाड़ौती का पूरा जो कोटा, बूंदी, बारां और सवाई माधोपुर जो रीजन है, वहाँ पे हजारों हेक्टेयर जो भूमि है उसको सिंचाई की व्यवस्था मिलती है। ये तो पुरानी परियोजना है। इन बांध के बारे में कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए इनको इंक्लूड। अब इस परियोजना में क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा वापस आते हैं अपन। चलो ये यहाँ तक तो ये चंबल आती है। ये वाले एरिया में अच्छी बारिश भी होती है और ये जो है चंबल का भराव सेक्टर भी है, उसका अपवा सेक्टर भी है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन राजस्थान का ये जो हिस्सा है, ठीक है? ये हिस्सा, जो इधर आप अजमेर सीमा मान लीजिए, इधर जयपुर मान लीजिए, इधर आप टोंक, दौसा, ठीक है? ये है बेसिकली। यहाँ भी क्या है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आ गई पश्चिमी राजस्थान में तो ज़्यादा समस्या नहीं है, ठीक है? इधर भी वर्षा अच्छी होती है, तो ज़्यादा समस्या नहीं है। ये जो रीजन है, यहाँ पे पेयजल की समस्या भी है, सिंचाई की समस्या भी है। तो ये जो चंबल का एक्स्ट्रा पानी बरसात में होता है, उसके लिए एक नई परियोजना जो है, राजस्थान सरकार उस पे काम कर रही है। उसका नाम है क्या? एमपीकेसी, मॉडिफाइड पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना, जिसको राम सेतु परियोजना भी बोला जा रहा है। टीआरसीपी इसका एक नया रूप है। इसके बारे में भी जो है बहुत सीरियस है गवर्नमेंट और उसके बारे में लगातार बात हो रही है। ठीक है, इसमें भी जनवरी और दिसंबर 2024 में राजस्थान और एमपी और केंद्र के बीच में तीनों ने मिलकर हस्ताक्षर किए हैं। क्या करेंगे, चंबल, पार्वती और काली सिंध का जो उस अधिशेष जो जल है वर्षा के टाइम पे, आपको पता है नदियों में बाढ़ आ जाती है, बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, उस पानी को राजस्थान के ये जो 23 जिले हैं जिनके बारे में हमने बात करी थी कि जिनकी उत्तरी सीमा जो है अजमेर होगी, ठीक है, इधर आपकी जयपुर होगी, डिडवाना कुचामन होगी इधर, ठीक है, टोंक और दौसा, ये जो जिले हैं लगभग 23 जिले इस तरह के, इस रीजन के, इनमें जो है पानी पहुंचाया जाएगा इस परियोजना के माध्यम से। हालाँकि सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है? सेम बात है, कोई फ़र्क नहीं है उसमें, पैटर्न उधर ही जा रहा है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है, वहाँ के जल का दोहन होने का खतरा है। रणथंभौर टाइगर रिज़र्व है, उसका 37 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है जलमग्न होगा, जिससे कि टाइगर कंज़र्वेशन प्रभावित होगा। ठीक है? वित्तीय बोझ भी काफ़ी पड़ने वाला है। दूसरी बात है, हर रिवर का अपना एक नेचुरल, एक प्राकृतिक फ्लो होता है, वो फ्लो भी गड़बड़ाएगा। ये तमाम जो है पर्यावरणीय मुद्दे हैं, चिंताएँ हैं, लेकिन ये जो है, ये भी हमारी एक पुख्ता जो है, महत्वपूर्ण जो है परियोजना है जिसके बारे में सरकार सीरियस है। कभी एक बार इस पूरी परियोजनाओं के बारे में अलग से अपन डिस्कस करेंगे, जहाँ पे और ज़्यादा इसको अच्छे से अपन बात कर पाएँगे। सुमन रोड मैप 2030, ये जो है सरकार की नई पहल है, आज ही पीआईबी में अपन ने इसको पढ़ना है। ठीक है? देखिए क्या होता है, इंडिया में अभी भी जो एमएमआर, सीएमआर, आईएमआर, सबसे पहले समझते हैं ये 3 चीज़ें। मदर मोर्टेलिटी रेट यानी कि मातृ मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट यानी कि बाल मृत्यु दर, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर। ये तीनों ही दुनिया में अगर कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा है। मातृ मृत्यु दर यानी कि जब बच्चे को पैदा करते समय
बहुत सारी महिलाओं की डेथ हो जाती है इंडिया में और ये दुनिया के एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। 5 साल, 6 साल, 7 साल के छोटे बच्चों की डेथ भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है और 6 महीने 0 से 6 महीने के जो छोटे बच्चे हैं, उनकी डेथ का जो परसेंटेज है, वो भी इंडिया में बाकी दुनिया के कंपैरिज़न में इवन जो बांग्लादेश जैसे देश है, श्रीलंका जैसे देश है, वो भी हमसे बेहतर है। ये एक बड़ी समस्या है। आपने हाल ही में न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि बीकानेर के एक अस्पताल में किडनी फेलियर्स हो रहा है, प्रसूताओं की ब्लीडिंग नहीं रुक रही और सारी तमाम समस्याएँ, ठीक है? आप सोच के देखिए, इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हमने कर ली, लेकिन एक बेसिक हेल्थ जो केयर हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, वहीं इतनी समस्याएँ आ रही है ना? तो ये समस्या है। इसी समस्या को एड्रेस करने के लिए सरकार ने सुमन रोड मैप 2030 जो है लेके आई है। क्या है सुरक्षित मातृत्व जो है, इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य है सरकार का। यानी कि गर्भाधान से पहले से लेके और गर्भाधान के बाद बच्चे के 5-6 साल तक का होने तक, पूरा का पूरा एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए, जहाँ पे जो है कम से कम प्रसूताओं की और बच्चों की डेथ हो, ठीक है? जेपी नड्डा जी ने 16वाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। लक्ष्य क्या है? मातृ मृत्यु दर को 2030 तक 1 लाख में 70 से नीचे लाना। यानी कि प्रति 1 लाख में 70 माताओं की डेथ से भी नीचे लेके आना, ये उद्देश्य है 2030 तक। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको मल्टीपल जगह आप यूज़ कर सकते हैं। फोकस 13 जो राज्य हैं, उनमें उसके 130 जिले जो है मेन फोकस वाले एरिया। 13 जिले, ठीक है, 13 राज्य, उसके 130 डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेन फोकस वाले एरिया और उसमें राजस्थान शामिल है। इसलिए हमारे लिए सुमन रोड मैप 2030 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? एसडीजी का जो लक्ष्य है, सतत डेवलपमेंट जो गोल है, ठीक है? उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है वुमेन हेल्थ जो है, चाइल्ड हेल्थ, सारे मुद्दे, ठीक है? एमएमआर को 70 से कम करना, 2030 का लक्ष्य। न्यू न्यूबॉर्न जो मोर्टेलिटी रेट है, जो हमने आईएमआर इन्फेंट लिखा है, उसको न्यूबॉर्न भी आप बोलते हैं। ठीक है? ये जो आईएमआर हमने लिखा है, इनको न्यूबॉर्न भी बोलते हैं। इसको भी न्यूनतम पे लेके आना। 100% एएनएस एएनसी को लागू करना, 0 एमएमडी यानी मातृ मृत्यु दर को, कुल मिला के मेन मुद्दे की बात है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को बहुत कम करना, ये सरकार का लक्ष्य है और सरकार ने इस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा काम किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये 4 चरणीय परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक आपसे ऊपर से ही सवाल पूछा जाएगा क्योंकि बहुत टेक्निकल नहीं है। जैसे गर्भावस्था के पहला चरण जो है अधिक जोखिम वाली जो गर्भावस्था है, यानी कि देखो क्या होता है बेसिकली, जैसे ही 2-3 महीने का बच्चा गर्भाधान में जाता है, तो डॉक्टर डिवाइड करता है कि ये जो प्रेगनेंसी है, ये बेसिक लेवल की है, एडवांस लेवल की है या फिर हाई रिस्क वाली है। उसके हिसाब से उसकी जो मॉनिटरिंग है, वो सुनिश्चित करना, ये जो है बेसिकली, और आशा द्वारा सप्ताह में 2 बार घर पे भ्रमण करना, यानी कि उसकी हाई मॉनिटरिंग करना, ये सुनिश्चित करना चरण 1 में। आपको पता मोर्टेलिटी उन्हीं में होती है जिनकी जो गर्भावस्था है, वो रिस्क वाली है। नॉर्मल अगर है, तो उसमें चांसेस वैसे ही कम होते हैं, तो उनको मॉनिटर करना। चरण 2 में तीसरी तिमाही के बाद विशेष जो निगरानी रखना, विशेष जो लक्षण है, उनकी जाँच करना, परामर्श देना, संस्थागत पोषण सुनिश्चित करना, प्रसव सुनिश्चित करना, ये सारी बातें। आगे चरण 3, प्रसव के दौरान भी इस तरह के जो बीकानेर में अभी इंसिडेंट हो रहे हैं, इस तरह के इंसिडेंट ना हो। उसके बाद भी, प्रसव के बाद भी तमाम तरह के जो इन्फेक्शंस हैं, उन सब से बचा के रखना, यानी कि एक होलिस्टिक 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया जो है, सुमन 2030 रोड मैप के माध्यम से डिज़ाइन की गई है। आगे 13 जो स्टेट है वो हाई फोकस वाले हैं, यानी कि जहाँ एमएमआर यानी कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है, उन्हीं 13 राज्यों के लगभग कितने जिले हमने बात करी, 130 जो डिस्ट्रिक्ट है वो हाई प्रायोरिटी वाले हैं इस पूरे के पूरे मामले में। उत्तर भारत में आपके ये राज्य हैं, मध्य भारत में राजस्थान भी एक है, उसके साथ में एमपी और छत्तीसगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी है। असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ये कहाँ से हैं? पूर्व और दक्षिण से। इन 13 राज्यों के नाम आप याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में, कोई डाउट नहीं है। ठीक है? यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, ये है उत्तर से, मध्य से एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पूर्व और दक्षिण से असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ये भी है और दोबारा न्यूज़ में आएगा, अपन डिस्कस कर लेंगे, आप याद करने की कोशिश कीजिए। क्या-क्या पहले हैं इसमें देखिए, सुमन पंचायत सामुदायिक जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी, मदर्स पिकनिक, इस तरह के स्वास्थ्य कार्यक्रम जहाँ पे माताओं में जागरूकता हो, ठीक है? और सारे हेल्थ वर्कर्स जो है उस तरह से सेंसिटिविटी के साथ में काम करें, जननी पोर्टल जो है वहाँ से निगरानी और रिपोर्टिंग की जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, उसके लिए सुमन जो कॉल सेंटर वो भी विकसित किए जाएँगे। बेसिकली एक होलिस्टिक ऐसा ढाँचा बनाया जा रहा है जिससे कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को बिल्कुल न्यूनतम किया जा सके। अगर उदाहरण के लिए देखें तो 2030 तक मातृ मृत्यु दर को 1 लाख पे 70 से भी कम करना उद्देश्य है सरकार का इसमें, ठीक है? अब मोदी जी जो है अभी सेशल्स गए हुए थे, सेशल्स। देखिए हमारे हिंद महासागर में एक छोटा-सा द्वीपीय देश है, बहुत ही सुंदर है और इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है? और हमारी जो समुद्री रणनीति है
उसका एक महत्वपूर्ण भागीदार भी है। और मोदी जी ने इस समुद्री रणनीति को 2014 के बाद बहुत अलग तरह से लिया है और इसमें कुछ सफलताएँ, कुछ असफलताएँ भी मिली हैं। अब इस सेशल्स कंट्री ने एक स्पेशल जो है अवार्ड दिया है मोदी जी को, क्या दिया है? गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिज़न। गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिज़न यानी समुद्र को बोला जाता है बेसिकली। समुद्र को जब आप देखते हैं तो उसका जो होराइज़न है वो ब्लू दिखता है, तो गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिज़न इसी नाम पे ये अवार्ड है और ये दुनिया में पहली बार दिया है इन्होंने। ठीक है? और क्यों दिया? क्योंकि मोदी जी ने जो एनवायरनमेंट को लेके, अवेयरनेस को लेके जो अच्छे प्रोग्राम, जो अच्छे काम किए हैं, उनकी वजह से मोदी जी के इस काम को इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया और विशेष सम्मान दिया है। आप इसको लगा लीजिए वेरी, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है? पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो 10 आउट ऑफ 10, ठीक है? 1 से ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? तो इसको आप लेंगे, ठीक है? सम्मान कब दिया? इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? राष्ट्रपति ने दिया, इम्पोर्टेंट नहीं है। पहली बार किसी को दिया गया। ठीक है? कारण क्या है? नीली अर्थव्यवस्था यानी समुद्री अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन के लिए जो मोदी जी ने अच्छा काम किया है, इंडिया ने जो अच्छा काम किया है, बेसिकली देखिए मोदी जी कोई व्यक्ति नहीं है, वो देश है अपने आप में। यानी कि वो देश को रिप्रेज़ेंट करते हैं जब तक वो पीएम है। ठीक है? तो उस हिसाब से इंडिया ने अच्छा काम किया है, इसलिए हमारे इस मित्र देश ने हमें इस बात के लिए नवाजा गया है। ठीक है? और 50 वर्ष जो है भारत और सेशल्स के राजनयिक संबंधों को हो चुके हैं। ठीक है? मोदी जी के पर्यावरण के प्रति पहचान का संकेत है। और रीज़न, क्या-क्या किया मोदी जी ने? इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया 2015 में, भारत और फ्रांस ने मिलके, ठीक है? मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये भी जो है मोदी जी का इनिशिएटिव था। एक पेड़ माँ के नाम भी मोदी जी का इनिशिएटिव था। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, यानी कि ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो कि हमारे बिग कैट यानी कि हमारे जो टाइगर्स एंड ऑल, जो ये बड़ी कैट वाली फैमिली है, इनके संरक्षण के लिए जो प्रयास किए। टाइगर जो हमारा प्रोजेक्ट था, वो भी सबसे शानदार, एक्सेप्शनल रहा है, दुनिया के लोग अब रीड कर रहे हैं उसको। तो ये सारे ऐसे एरियाज़ रहे जहाँ पे हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है, हमारे देश ने अच्छा काम किया है। इसकी वजह से जो पहचान हमें विश्व में मिल रही है और मोदी जी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइज़न जो अवार्ड मिला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है। इसके अलावा मोदी जी को और क्या-क्या मिला है? ये जो काम किए, ये जो 4-5 काम है, इनकी वजह से क्या-क्या मिला है? देखिए चैंपियन ऑफ द अर्थ ये अवार्ड मिला है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। एग्रीकोला मेडल, फूड एंड खाद्य संगठन जो है, ठीक है, एफएओ उसके द्वारा हमने पढ़ा है ये एग्रीकोला मेडल, ठीक है। सियोल पीस प्राइज दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च शांति पुरस्कार है, प्रतिष्ठित है, ये मिला है मोदी जी को। और गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन जो है अभी सेशंस में मिला है। 4 पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिए मोदी जी को कौन-कौन से पुरस्कार मिले। आपका हो सकता है इनमें से कौन-सा नहीं है, इनमें से कौन-सा है, ऐसे करके सवाल पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सवाल बनता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जल जीवन मिशन की बात करते हैं। 2020 15 अगस्त को मोदी जी ने लाल किले से बोला था कि भई सब व्यक्ति को ना स्वच्छ पीने का पानी नल के द्वारा अवेलेबल करवाऊँगा और 2024 तक प्रत्येक व्यक्ति को ये हो जाएगा। लेकिन ये लक्ष्य अभी पूरे नहीं हुए हैं, 50% के आस-पास जो है ये चल रहे हैं और अभी इसको टाइमलाइन्स को बढ़ा के 2028 कर दिया। ग्रामीण में क्या था? मंत्रालय याद रखेंगे, जल शक्ति मंत्रालय। जल जीवन मिशन जेजेएम, ग्रामीण के लिए जेजेएम, रूरल के लिए कौन? जल शक्ति मंत्रालय। ये तो क्या है? नोडल मंत्रालय जो कि काम करने वाला है। चालू कनेक्शन देना है, 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है इनका लक्ष्य है, ठीक है? और मूल लक्ष्य जो है 2024 था जो कि अब बढ़ा के 2028 कर दिया गया। और अभी आप थोड़ी-सी हलचल देख रहे होंगे अपने मोहल्ले में, आस-पास के गाँव में कि जो पाइपलाइन्स है उनका विस्तारीकरण का जो काम है वो चलने लगा है, बहुत तेज़ी से चलने लगा है। अब देखिए कितना सक्सेसफुल रहता है, किस तरह से होता है वो एक आने वाले समय की बात है, बट अभी जो है रिस्पॉन्स अच्छा है। फिर दूसरा है जल जीवन मिशन शहरी, ये थोड़ा-सा अलग है, यहाँ पे सिर्फ़ पानी पहुँचाने की बात है, लेकिन जब शहरी की बात आती है तो सबसे पहले नोडल मंत्रालय चेंज हो जाता है। आवास और शहरी मंत्रालय, अब जब जल की बात होगी आपको लगेगा कि जल शक्ति मंत्रालय ही है, लेकिन जब शहरी की बात होती है तो शहरी आवास जो मंत्रालय है वो सबसे पहला चेंज ये है। दूसरा 4378 जो वैधानिक शहर है वहाँ पे सब जगह जो नल से जल की आपूर्ति, ये पहला लक्ष्य है। दूसरा 500 जो अमृत वाले शहर है, अमृत एक योजना थी उसमें 500 शहर शामिल थे, वहाँ भी सिटीज़ में सीवरेज और सीवरेज का जो प्रबंधन है वो करना है। पेयजल सर्वेक्षण भी करवाने हैं और न्यूनतम 20% जो जल की माँग है वो रिसाइकिल किया हुआ जल होना चाहिए, ये भी जो है इस मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब राजस्थान की बात करें, पहले तो केंद्र की बात कर रहे हैं, देखिए इसमें क्या है, केंद्र और राज्य 50-50% है, यानी कि जितना पैसा लगेगा 50% केंद्र देगा, 50% जो राज्य है वो देगा। ठीक है, लेकिन राजस्थान बोल रहा है हमें ज़्यादा दो यार, हमारे पास तो पानी नहीं है, हम तो बहुत प्रॉब्लम में है ऑलरेडी। ठीक है, इसको लेके एक अलग से एमओयू राजस्थान ने साइन किया है और राजस्थान में देखिए जल की गुणवत्ता को लेके बहुत बड़ी समस्या है। आप देखते हैं अभी हाल ही में जयपुर के ग्रामीण एरियाज़ के कुछ फ़ोटोज़ मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था, कि वहाँ पे एक-एक छोटी ढाणी में 20-20, 30-30 जो बच्चे हैं कुपोषित पैदा हो रहे हैं। और आपको पता है कोविडवट्टी, नागौर और अजमेर के कुछ एरिया को बोला जाता है जहाँ पे बेसिकली
जो फ्लोराइड है वो बहुत ज़्यादा है और हड्डियों में टेढ़ापन आना बहुत सामान्य बात है। दाँतों में पीलापन आना, ये सारी बहुत कॉमन समस्याएँ हैं। ठीक है? तो वो उस एरिया की प्रॉब्लम है। इसको लेके जो है स्पेशली राजस्थान जो है प्रभावित रहा है, तो राजस्थान के लिए अच्छी साबित होगी अगर ये योजना ठीक तरह से अपनी नीयत और इंटेंट के हिसाब से लागू होती है। दूसरी बात देखिए, पानी की जो ज़िम्मेदारी है महिला सशक्तिकरण से भी जुड़ी हुई है। अगर आपने देखा होगा, आपके तो चलो हो सकता है आस-पास में नल और सारी व्यवस्थाएँ, लेकिन आज भी सुदूर राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में बहुत दूर जाना पड़ता है महिलाओं को पानी लेने के लिए। इवन शहरों में भी पीक गर्मी में जो है बहुत सारे टैंकर से पानी आता है और बहुत प्रॉब्लम होती है। तो महिलाओं का भी एक भार से मुक्ति मिलेगी, तो कम से कम बालिकाओं का जो ड्रॉप आउट, बहुत सारी बच्चियों को इसलिए स्कूल नहीं भेजा जाता कि बच्ची को जब दिन में टैंकर आएगा तब उसको पानी लाना है। ये तमाम जो है बहुत जेन्युइन समस्याएँ, बहुत कॉमन समस्याएँ हैं जो फेस करते हैं। अगली जो है राजस्थान देश का चौथा बड़ा एमएसएमई। देखिए मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज जो होती है, छोटे जो उद्योग है उनके मामले में राजस्थान ने चौथा स्थान हासिल किया है। 33 लाख से ज़्यादा जो हमारे पास है जो इस तरह के मध्यम और छोटे लघु उद्योग है, ठीक है? अ, मीडियम स्मॉल प्राइसेस, ठीक है? मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है? तो एमएसएमई जो है अ, ये लघु एंड मध्यम उद्योग जो है, ये 33 लाख प्लस जो यूनिट है इसकी राजस्थान में, और राजस्थान में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, ये बातें एक फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है? प्रमुख जो है हमने औद्योगिक विकास नीति भी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति भी, रैम पोर्टल, सेमीकंडक्टर, ये सारे जो है इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से उस तरह के हैं। अब नियमों में सरलीकरण क्या किया नियमों में, ये आप याद रखेंगे। जैसे पहले लैंड यूज़ अप्रूवल 60 दिन लगते थे, अब 30 दिन कर दिए। उद्योग शुरू करने की अनुमति में 120 दिन लगते थे, उसको 30 दिन कर दिया। व्हाइट कैटेगरी वाले उद्योग 104, यानी कि ऐसे उद्योग व्हाइट कैटेगरी यानी जिनमें कम परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, वो 877 कर दिए 104 से बढ़ा के। डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी 2025 लागू कर दी, 23 जो है प्राथमिकता क्षेत्रों में सुधार लागू की। तमाम जो है महत्वपूर्ण काम जो है राजस्थान सरकार ने किए हैं उद्योगों को लेके। तो ये आज की सुजेस्ट में था, मुख्यमंत्री जी ने बोला तो एग्जाम के हिसाब से पूछा जा सकता है, हमने ऐड कर दिया। आगे देखिए मन की बात का 135वां जो संस्करण है, मोदी जी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए कितने टाइम से बात करें लोगों से, हर महीने बात करें, ठीक है? तो 135वां संस्करण था, कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बोली है। देखिए उन्होंने बोला कैच द रेन, हमारे यहाँ पानी की कमी है, हमें इस तरह से कि वर्षा का जो पानी है उसको मिट्टी में बहने नहीं देना है, उसको कैच करना है, यानी कि जैसे घरों को इस तरह से डिज़ाइन करके बनाना है कि वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाए तो बाद में हम उसको काम में ले लें। दूसरा वोकल फॉर लोकल, यानी कि स्थानीय लोगों को, हमें विदेशी जो आयातित सामान है उस पे निर्भरता कम करके हमारे स्थानीय सामान को, प्रोडक्ट को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे गणेश उत्सव में जो मूर्तियाँ हैं, जो अलग टाइप की सिंथेटिक जो मूर्तियाँ थी, उसके बजाय हमारे लोकल जो कलाकारों ने मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई हैं, वो हमें यूज़ करनी चाहिए। उसके 2 फ़ायदे, एक तो हमारे लोगों की जेब में पैसा जाएगा, दूसरी बात कि एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं होगा। जैसे आप सिंथेटिक या प्लास्टिक की कोई उस तरह की पीओपी की मूर्तियाँ लोगे, तो बेसिकली फिर प्लास्टिक आपके एनवायरनमेंट में जाएगा, और सारी बातें हम समझते हैं, हमने बात करी है लगातार। ठीक है? रक्षा आत्मनिर्भरता में भारत की बढ़ती क्षमता के बारे में उन्होंने बात करी। कारपूलिंग को लेके बात करी। देखिए क्या कारपूलिंग क्या होती है? जैसे मान लीजिए ऑफ़िस है, इसका रमेश और सुरेश का। रमेश, सुरेश प्लस अभिजीत। अब तीनों अपनी-अपनी अलग-अलग कार से जाते हैं ऑफ़िस। देखिए कितना ट्रैफ़िक, पॉल्यूशन सारी। अब एक दिन मंडे, ट्यूसडे रमेश की कार में, वेडनेसडे, थर्सडे इसकी में, और फ्राइडे, सैटरडे इसकी में। तो इस तरह से कारपूलिंग जो है वो भी एक अच्छा उन्होंने ऑप्शन बताया, लोगों को करना चाहिए। प्राकृतिक खेती के बारे में बात करी और संसाधनों को बहुत अच्छे से, जैसे गांधी जी ने बोला कि आपके ज़रूरत को पूरा करने की सारी चीज़ें इस धरती के पास में है, लेकिन आपके लालच को पूरा ये धरती नहीं कर सकती, उस तरह की बात उन्होंने बोला है। आगे देखिए कुछ जीवित रूट है मेघालय में, जो इस तरह के ब्रिज बने हुए हैं, आने-जाने में लोग यूज़ करते हैं, जो कि एकदम लाइव है। उनको यूनेस्को का जो विश्व धरोहर सूची है, वो दर्जा दिलाने के बारे में मोदी जी ने बात करी। हरगिला संरक्षण के बारे में मोदी जी ने बात करी, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, राइट? आपको याद होगा कि महिलाओं ने किस तरह मिलके एक हरगिला आर्मी बनाई और ये संरक्षण किया, ठीक है? इको ब्रिक्स जो है, यानी कि इस तरह के ईंटों का उपयोग कीजिए जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है? एआई का यूज़ कैसे संस्कृत महाविद्यालय में हो रहा है, इसके बारे में मोदी जी ने बात करी। तो ये तमाम बातें जो है मोदी जी ने करी। अब हमने कुछ दिन पहले बात करी थी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। क्या है ये? एन एच एन एफ एच एस, क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6। देखिए अब तक 5 सर्वे हो चुके हैं, ये छठा सर्वे है, इसकी रिपोर्ट्स आई है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे परिवारों की सेहत कैसी है उसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ बहुत सकारात्मक बातें सामने आई है। क्या आई है? सबसे पहली चीज स्टंटिंग में कमी। अब समझते हैं स्टंटिंग क्या होती है। देखिए 5 साल के बच्चे की अपनी आयु के हिसाब से हाइट कितनी होनी चाहिए, इसको बोला जाता है स्टंटिंग। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 साल के बच्चे की हाइट होनी चाहिए
29 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, मुझे आइडिया नहीं कितना कम बताया, ये होनी चाहिए मापदंड के हिसाब से। अगर ये मान लीजिए 25 है तो ये कमी है, 22 है तो ये कमी है, अगर ये 31 है तो ये ठीक है, अधिकता है 29 है तो। इसमें क्या बेसिकली एक समस्या आ रही थी हमारे यहाँ कुपोषण की वजह से, बच्चों की आयु के हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ रही थी, हाइट कम रह जा रही थी। तो अब जो है सरकार ने इतने इनिशिएटिव लिए हैं, इसकी वजह से 17% की कमी आई है, यानी कि स्टंटिंग में कमी आई है, हाइट बढ़ रही है बच्चों की, ये एक पॉजिटिव बात है। वेस्टिंग में कमी आई है, यानी कि उनका आयु के अनुसार से वजन नहीं हो रहा था, इसमें भी जो है 32% की कमी आई है, ये भी अच्छी बात, ठीक है। उसके बाद संस्थागत जो पर्चा वो बढ़ के 90% से भी ऊपर हो गए। संस्थागत का मतलब है कि हॉस्पिटल में डिलीवरी। हमने कुछ देर पहले जो एमएमआर यानी कि मातृ मृत्यु दर वाला जो आर्टिकल डिस्कस किया, महिलाओं की, माताओं की, प्रसूताओं की मौत की सबसे बड़ी वजह ये होती थी गाँव में दाई वगैरह हॉस्पिटल के टाइम से नहीं पहुँच पाना, ब्लड की कमी, हेवी ब्लीडिंग हो जाना, उसकी वजह से उनको मेडिकल हेल्प नहीं मिलती थी, वो उनकी डेथ का एक मेजर कारण बनता था। इस वजह से जब सरकार ने पिछले 7, 8, 10, 15, 20 सालों से लगातार ये प्रयास किया, तो अब जाके 90% जो डिलीवरीज़ है वो हॉस्पिटल में होती है, ये एक अच्छी बात है। ये दूसरा। तीसरा 87% जो टीकाकरण है वो भी 12 से 23 माह के बच्चों में पूरा हो जाता है, ये भी शानदार बात है। यानी कि जो टीकाकरण है वो भी बहुत अच्छा कवरेज है। ये 4 एरियाज़ में फैमिली हेल्थ सर्विस 6 ने अच्छा काम दिखाया है, अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है, ये अपने को नोट डाउन कर लेना है। सीधा भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और अपने को मेंशन भी करके एज़ ए एग्ज़ाम्पल भी अपन यूज़ कर सकते हैं। टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे आके 2.0 पे आ गई है। इवन हमने जो आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें तो 1.9 भी बताया था, यानी कि जन्म दर अब जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए समस्या नहीं है। ये तो पॉजिटिव बातें होंगी। अब नेगेटिव, पुरुषों में मोटापा और बहुत थोड़े समय में 22.9 से 27.3% हो गया, ये समस्या। महिलाओं में इससे भी ज्यादा 24 से सीधा 30.7%। ये जो मोटापे की समस्या है ये बढ़ती जा रही है, ये नया चुनौती। दूसरा, आपको पता है स्तनपान जो है, न्यूबॉर्न बेबीज को मदर्स का जो फीडिंग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इंडिया में कल्चर जो है लगातार लेस फीडिंग वाला चलता जा रहा है और उसमें उसी तरह के ट्रेंड्स हैं। यानी कि पहले फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 था उसमें 63% जो माताएं हैं वो स्तनपान करवा रही थी, ये कम होकर 55.8% हो गया। ठीक है, ये एक समस्या है। समाधान के लिए देखिए स्क्रीनिंग, चाय पैकेट पे अधिक जागरूकता, आहार, व्यायाम, ये सब सिंपल बातें जो आप देख लेंगे। ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। कॉलेजियम के बारे में बात करी, चंबल यमुना के बारे में बात करी, सुमन 2030 के बारे में बात करी, वेरी इंपॉर्टेंट। गार्जियन अवार्ड्स के बारे में बात करी, जेजेएम जल जीवन मिशन के बारे में बात करी, एमएसएमई राजस्थान के बारे में बात करी और लास्ट में हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में बात करी। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। तो अच्छे से आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए बहुत अच्छे से, और खुद से भी अगर कहीं समझ नहीं आता तो प्लीज आप थोड़ी मेहनत कर लीजिए, और कहीं कमी नजर आती है मेरी साइड से तो प्लीज लेट मी नो। आप फ्रीली होके लिखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आराम से मेरी किसी बात के लिए क्रिटिसाइज भी करना, प्लीज डू, नो इशू, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, थैंक यू।